Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Again, I'm in front of you with my new video, and in this video, I will discuss reading and writing filling the blanks. Yes, रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स पे जो वीडियोस हैं वो मैंने पहले भी बनाई है, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके सॉल्व भी किया है और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स की भी बात करी है, प्लस हमने ग्रामर रूल्स की भी बात करी है। बट आज की वीडियो ये है कि अगर आपका स्कोर बाकी मॉड्यूल्स में बहुत अच्छा आ रहा है, लाइक स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग में, बट आप रीडिंग में मार्क्स नहीं ले पा रहे हो, तो आप कैसे ईजिली अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो इन दी रीडिंग सेक्शन। बिकॉज अगर आप एम कर रहे हो कि आपने 80 लेना है, या प्लस आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 80 प्लस की है, या 90 आपको चाहिए ईच मॉड्यूल में, तो आप 90 कैसे ले सकते हो रीडिंग सेक्शन में। बिकॉज मोस्ट बच्चों को ये लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द पीटीई इज द रीडिंग सेक्शन। सो इसमें हमने आज यही ब्लैंक्स को डिस्कस करना है। सो मैंने आज जो एग्जांपल्स लिए हैं वो डिफरेंट वेबसाइट से लिए हैं। सो सबसे पहले हमें क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो मैं बच्चों के गो थ्रू होती हूँ, तो वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम अगर रट्टाफिकेशन कर लेंगे देन दे विल गेट मार्क्स इन द रीडिंग सेक्शन। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ब्लैंक्स की रट्टाफिकेशन आप कर रहे हो वही ब्लैंक्स आपको पेपर में आए। सो इसलिए आपको थोड़ी बहुत लाइंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि उस लाइन का अगर आपको 100% नहीं पता तो एटलीस्ट 50% पता होना चाहिए कि उस लाइन का मीनिंग क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जो ये वीडियो है ये बिजनेस और एज अ एंटरप्रेन्योर पे काम करती है। सो मैंने पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा हुआ है। सो मैं हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टिंक्ट इन बिजनेस? मतलब जो बिजनेस है उसमें जो आपकी इंस्टिंक्ट है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी गट फीलिंग है। सेकेंड लाइन में वो कह रहा है कि जो आपकी गट फीलिंग है किसी चीज को लेके, क्या वो विनर और जो लूजर्स हैं उनको सेपरेट करती है? जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आप सोचते हो किसी चीज को लेके, एंड इज इट द मोस्ट वैल्यूएबल इमोशनल टूल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर? क्या ये कोई मतलब सबसे वैल्यूएबल जिसको आप बोलते हो कि टूल है, इमोशनल टूल किसी भी एंटरप्रेन्योर को लेके? सो एंटरप्रेन्योर है कि अगर आप कोई नई चीज को स्टार्ट कर रहे हो। सो नेक्स्ट है माई dash of successful company owners leads me to believe that a highly analytical attitude can be a drawback. So मैं ये सोचता हूँ, यहाँ पे आपने उस हिसाब से लगाना है कि जो ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनका जो एटीट्यूड है वो हाईली एनालिटिकल है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, वो एक ड्रॉबैक भी हो सकता है। ये मेरा आइडिया था, या मेरा थॉट था, मेरी सोच थी, या मेरी ऑब्जर्वेशन थी, या मेरी रिसर्च थी। आइडिया मीन्स आप किसी चीज का आइडिया लगा रहे हो कि ऐसा हो सकता है। थॉट मतलब आप ऐसा सोचते हो। ऑब्जर्वेशन आपने इस चीज को ऑब्जर्व करा है, और रिसर्च हो गया अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हो। यहाँ पे ना तो रिसर्च वर्ड आएगा, ना आइडिया आएगा, ना ही यहाँ पे थॉट आएगा। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि ये चीज एक ड्रॉबैक भी हो सकती है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑब्जर्वेशन आता है। नेक्स्ट है एट क्रिटिकल जंक्चर्स इन कमर्शियल लाइफ रिस्क टेकिंग इज मोर एंड। अब आपको पहले एन से पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगी वो वॉवल्स की आएगी, AEIOU। अगर हम देखें तो ये हमेशा इजी नहीं होता। यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस होते हैं, अगर आप 90 की प्लानिंग करते हो तो सारे ऑप्शंस वॉवल्स वाले ही हैं। एक्ट, इम्पोर्टेंस, आर्ट एंड एम्फेसिस। बट उसने बोला ऑफ फेथ, मतलब जो रिस्क टेकिंग है इज मोर, उससे ज्यादा क्या है, फेथ है, देन अ केयरफुली बैलेंस्ड चॉइस, कि अगर आप किसी चॉइस को बैलेंस करके चल रहे हो। मोर एंड एक्ट ऑफ फेथ आएगा। इंपॉर्टेंस मीन जरूरी। आर्ट ऑफ फेथ, एम्फेसिस हो गया कि किसी चीज को आप जोर दे रहे हो। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, एक्ट ऑफ फेथ देन अ केयरफुली बैलेंस्ड चॉइस, कि वो एक तरह का एक्ट है, आप किस चीज को कैसे एक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंटली सच मूवमेंट्स रिक्वायर डैश एंड एब्सोल्यूट कन्विक्शन अबव ऑल एल्स। मीन्स ये, और फ्रिक्वेंटली मतलब जो चीज बहुत जल्दी हो रही है, सच मूवमेंट्स, जो ये मूवमेंट्स हैं वो क्या रिक्वायर करती हैं। अब उसने बोला कि एब्सोल्यूट कन्विक्शन,
above all else. सो कन्विक्शन के साथ अगर हम देखें, एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ, तो उसने बोला है डिसीजिवनेस हो सकती है, पेशेंस, कॉन्फिडेंस या करेज. बट अगर हम उसने बोला है कि एंड एब्सोल्यूट कन्विक्शन मीन्स आप किसी चीज को लेके श्योर हो, किसी चीज को लेके आप प्रैक्टिकल श्योर हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, देन यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डिसीजिवनेस. क्योंकि पेशेंस है कि आप उस चीज को लेके वेट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है या करेज है कि मैंने ये करना है. बट अगर आप यहाँ पे इस वर्ड को चेक करते हो, इस कॉलोकेशन को चेक करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा डिसीजिवनेस. नेक्स्ट इज देयर इज सिंपली नो टाइम टू वेट फॉर ऑल द फैक्ट्स और रूम फॉर डाउट. कोई टाइम नहीं है हमारे पास कि हम मतलब किसी डाउट को लेके सोचें या फिर हमारे पास सारे फैक्ट्स हों. फिर उसने एग्जांपल लिया अ कंप्यूटर प्रोग्राम. अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हो, कैन नॉट टेल यू हाउ टू इन्वेंट. जो प्रोग्रामिंग है वो आपको ये नहीं बताएगी आपने इस चीज को इन्वेंट कैसे करना है, मतलब उसको खोजना कैसे है. एंड लॉन्च अ न्यू, वो ये भी नहीं बताएगा कि आपने जो लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आइटम को करना है या इन्वेंशन को करना है. सो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. ये तो इन दोनों को पता है कि आइटम भी नहीं आएगा और इन्वेंशन भी नहीं आएगा. सो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्रोजेक्ट आएगा या प्रोडक्ट आएगा. सो अगर आप बात कर रहे हो एंटरप्रेन्योर की, अगर आप बात कर रहे हो बिजनेस की, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आता है, सो वो आता है प्रोडक्ट. नेक्स्ट है दैट. अब उसने दो सेंटेंसेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया. इन्वॉल्व्स टू मैनी अननोन्स, टू मच लक एंड टू मच शीर इंट्यूजन रेदर देन डैश. अब वो क्या कह रहा है कि जो उसने नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, तो उसमें उसको बहुत सारे फैक्ट ऐसे आते हैं जो नहीं पता होते. सो उसमें लक भी मैटर करता है और उसमें आपकी इंट्यूजन भी मैटर करती है, रेदर देन दी इनफेलिबल डैश. अब उसमें दैट, अब जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो इसमें उसने बोला कि अननोन फैक्टर्स, लक एंड इंट्यूजन. तो वो क्या होगी, आपकी प्रोसेस होगी, प्रोसीजर हो गया या पाथ हो गया. प्रोसीजर आप किसी चीज को करने के लिए यूज करते हो, प्रोसेस हो गया कि आपने कुछ काम पकड़ा, उस चीज का प्रोसेस, पाथ हो गया रास्ता. बट अगर आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वो क्या होगी, आपकी जर्नी. तो आपने इस तरह से ऑप्शन को चूज करना है. नेक्स्ट है रेदर देन द इनफेलिबल डैश दैट मशीन डिलीवर सो वेल. सो वो कह रहा है कि ये चीजें भी मैटर करती हैं, रेदर देन द मशीन डिलीवर सो वेल. सो मशीन्स क्या डिलीवर करती हैं यहाँ पे, रैशनल, रूल, प्रिंसिपल या लॉजिक. सो मशीन्स हमारी किस पे वर्क करती हैं, किसी लॉजिक पे. सो यहाँ पे हमारी ऑप्शन क्या आएगी, लॉजिक. अब नेक्स्ट है, अब उसने एग्जाम्पल लिए एज दिस सेड एन आर्टिस्ट फ्लेयर इज समटाइम वर्थ अ साइंटिस्ट ब्रेन, एंटरप्रेन्योर्स नीड राइट ब्रेन थिंकिंग, व्हेन आई हैव बीन कंसिडरिंग वेदर टू बाय अ कंपनी. जब मैं ये चीज कंसिडर कर रहा था कि मुझे कंपनी बाय करनी है या फिर मुझे कौन सा प्राइस, क्या प्राइस ऑफर करना है, देन आई हैव बीन too often by reams of due diligence from the accountants and lawyers. अब वो अपनी बात कर रहा है कि जब मैं इस चीज की प्लानिंग कर रहा था कि मैंने कंपनी को बाय करना है और मेरा क्या प्राइस होना चाहिए, सो मेरे जो अकाउंटेंट्स थे, मतलब उस चीज पे उन्होंने बिलीव करा. यूजुअली इट पेज टू स्टैंड बैक फ्रॉम सच माउंटेन्स ऑफ ग्रेट डेटा एंड वे ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट इश्यूज. सो आपने उस पे ब्लाइंडेड. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी ब्लाइंडेड, क्योंकि अट्रैक्टेड है, अलर्ट है या डिसीव्ड है. सो इसमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा. और आप ये भी चीज ध्यान रखोगे कि ईडी फॉर्म आएगी, बट फाइनल में यही होता है कि आपके पास सारी ही ईडी फॉर्म आती हैं. सो पेपर में ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब ये सोचो कि मुझे अलग अलग ऑप्शन आएंगी, अगर वहां पे ईडी है तो वहां पे ईडी ही आएगा. सो ये सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब नेक्स्ट है, पेरिस इज वेरी ओल्ड, देयर हैज बीन अ सेटलमेंट देयर फॉर एटलीस्ट 6,000 years and its shape has been determined in part by the river Seine and in part by the edicts of Francis rulers. यहाँ पे जो बात हो रही है वो फ्रांस की बात हो रही है कि उसमें जो सेटलमेंट हुई या उसकी जो शेप थी वो कैसे डिसाइड हुई, इन सभी चीजों की बात उसने फर्स्ट लाइन में करी है. बट द ग्रेट we admire today are relatively new.
and were constructed to prevent any more barricades. So उसने यहाँ पे बात करी है कि जो हमारे आज बट जो ग्रेट एडमायर टुडे, कि हम इस चीज़ को एडमायर करते हैं, इस चीज़ की हमें खुशी है कि आर रिलेटिवली न्यू, कि ये चीज़ें नई हैं, एंड वर कंस्ट्रक्टेड, और वो इस तरह से बनाई गई थी, टू प्रिवेंट, प्रिवेंट हो गया रोकना, एनी मोर बैरिगेड्स बाय द रेबलियस पॉपुलेशन। अब मोर बैरिगेड्स, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं बीइंग क्रिएटेड, दैट क्रिएटेड, क्रिएटिंग एंड वाज क्रिएटेड। सो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि मैम सारे ऑप्शन तो सेम है, क्योंकि वर्ड तो क्रिएट ही आएगा, बैरिगेड्स को क्रिएट ही करेंगे बाय द रेबलियस पोल्यूशन पॉपुलेशन, दैट वर्क वॉज कैरिड आउट इन द मिडल 19th सेंचुरी। अब उसने बोला कि जो वो काम हुआ वो मिडल 19th सेंचुरी में बात हुआ। तो ये जो बात हुई है वो 19th सेंचुरी की हुई है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बीइंग क्रिएटेड, मींस बन रहे हैं, दैट क्रिएटेड, जो क्रिएट हुए थे, क्रिएटिंग, जो अभी भी बन रहे हैं, वॉज क्रिएटेड, वहां पे बने थे। बट अब उसने यहाँ पे बोला है कि इस चीज को हम आज एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, एंड वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट एनी मोर बैरिकेड, सो मीन्स इट इज बीइंग क्रिएटेड। तो आपने यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना है, वी एडमायर टुडे एंड वर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बीइंग क्रिएटेड। अब नेक्स्ट है, that work was carried out in the middle 19th century. The earlier Paris had been, now again it is had been, dash a maze of narrow streets and alleyways. So उसमें उसने कहा कि जो पहले पेरिस था उसमें a maze of narrow streets and alleyways. So maze होता है पजल, जिसमें हमें क्या होता है कि कुछ पार्ट, पजल का कुछ पार्ट हमारे पास होता है, तो हमने उस चीज को डिजाइन करना होता है। सो मेज का हमारे पास ये मीनिंग है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एज इफ, इन पार्ट, इवन दो, एज। तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे कि एज अ मेज, क्योंकि हमारे पास अगर हम कॉलोकेशन की बात करें तो हमारे पास यही चीज आती है, एज अ मेज ऑफ नैरो स्ट्रीट्स। बट उसने बोला दी अर्लियर पेरिस हैड बीन अ मेज ऑफ नैरो स्ट्रीट्स एंड एलिवेज। तो जो पहले वाला पेरिस था उसकी इमेज एक मेज की तरह थी, एक मेज के हिस्से की तरह थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इन पार्ट, मीन्स कंप्लीट नहीं थी वो इमेज, तो वो पार्ट्स के थ्रू थी, क्योंकि मेज भी हमारी क्या होती है, कंप्लीट नहीं होती। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन पार्ट आएगा, एज अ मेज नहीं आएगा। नेक्स्ट है, बट यू कैन इमेजिन दैट दी वर्क वॉज नॉट ओनली हाईली एक्सपेंसिव, जो काम था वो सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं था, बट कॉस्ट ग्रेट डिस्ट्रेस अमंग दी 500,000 और सो रेजिडेंट्स whose houses were dash raised. So whose houses were dash raised. तो यहाँ पे है सिंपली, merely raised, largely raised, simply raised या equally raised। तो यहाँ पे आता है merely कि कभी कभी, लार्जली, सिंपली या इक्वली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि हाउसेस को हमने क्या करा, रेज्ड करा। तो यहाँ पे वर्ड हमारे पास करेक्ट क्या आता है, सिंपली रेज्ड। एंड हुज नेबरहुड्स डिसअपियर, तो उन्होंने क्या करा, रेज मतलब उन्होंने उस चीज को गिरा दिया, तो जो घर थे वो गिर गए, सिंपली गिर गए, और जो उनके नेबरहुड्स थे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। सो व्हाट इज डन कैन नॉट यूजली बी अनडन। सो जो भी हुआ उसको हम दोबारा अनडन नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन बिल्डिंग्स आर टॉर्न। टॉर्न मतलब हम चीज यूज करते हैं कि अगर आप किसी चीज को, टॉर्न के साथ जो वर्ड्स या कॉलोकेशन आती है सो हमेशा डाउन आती है, क्योंकि टॉर्न के मीनिंग से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, डाउन। सो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। फर्स्ट इज बीइंग क्रिएटेड, इन पार्ट, सिंपली एंड डाउन। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। Over the last 10,000 years, there seem to have been two separate and conflicting building sentiments throughout the history of towns and cities. So वो कह रहा है कि जो last 10,000 years की हम बात करें, there seem to have been two separate, दो separate and conflicting, conflict मतलब अगर एक दूसरे के साथ कुछ problem है, building sentiments throughout the history of towns and cities. Dash is the desire to start again for a variety of reasons. सो उसने यहाँ पे बात करी है कि वन इज द डिजायर, फर्स्ट इज द डिजायर, दिस इज द डिजायर एंड इट इज द डिजायर।
मैं आपको पहले क्यों बोल रही थी कि आपने इस पैरे को पूरा क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इस पैराग्राफ को पूरा रीड करो तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थक्वेक और टाइडल वे मे हैव डिमोलिश्ड द सेटलमेंट और फायर डिस्ट्रॉयड इट और द न्यू सिटी डैश अ न्यू पॉलिटिकल बिगनिंग द अदर कैन बी। इफ हेयर इट इज अदर तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट क्या होगा, वन, बिकॉज पहले हम एक चीज की बात करते हैं उसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द फर्स्ट हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज वन, बिकॉज हेयर इट इज अदर। सो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसने बोला कि फायर डिस्ट्रॉयड इट, फायर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और द न्यू सिटी डैश अ न्यू पॉलिटिकल बिगनिंग, और द न्यू सिटी इज अ न्यू पॉलिटिकल बिगनिंग मार्क्स शोज या इंडिकेट्स। सो इज अ न्यू पॉलिटिकल बिगनिंग, तो जो नई सिटी है वो एक नई पॉलिटिकल बिगनिंग है, या वो मार्क करती है या वो शो करती है या वो इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स और शोज का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दो मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है तो उनमें से एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा आती है। ये आप कभी चेक करना कि जब दो ब्लैंक्स ऐसे आएंगी तो जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होगा उनमें से एक ऑप्शन आता है। सो इज भी नहीं आएगा, इंडिकेट्स भी नहीं आएगा। बट मार्क और शो में क्या डिफरेंस है? मार्क हो गया एक स्पॉट, मतलब पूरी जगह में एक स्पॉट ऐसा है जो एक बिगिनिंग शो कर रहा है, और शो मतलब पूरी चीज इस चीज को शो कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, मार्क्स। मार्क्स मतलब एक डॉट, एक स्पॉट। नेक्स्ट है the other can be likened to the effect of a magnet. Established settlements attract people who come whether or not there is any planning for their arrival. Who used to come, who tend to come, who had to come, who like to come. So जो आना पसंद करते हैं, who tend to come whether or not there is any planning for their arrival, मतलब वो कह रहा है कि जो उसने, मतलब उसमें इस तरह का मैग्नेट इफेक्ट था कि जो सेटलमेंट हुए थे वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी। यूजुअली लोग वहां पे आते थे, चाहे उन्होंने इससे पहले कोई प्लानिंग करी है चाहे उन्होंने नहीं करी है। यूज्ड टू कम मतलब आप आते ही रहते हो, यूज्ड होता है कि आप किसी चीज के यूज थ्रू हो गए हो। हु हैड टू कम नहीं आएगा, आते थे। लाइक टू कम आना पसंद करते से, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगी टेंड टू कम। Next is the clash between two sentiment is evident in every established city. वो कह रहा है कि जो clash हुआ था between these two settlements is evident in every established city dash its development has been almost completely accidental or is lost in history. तो वो क्या कह रहा है कि जो ये सेटिमेंट था वो एविडेंट था, बट वो कब तक एविडेंट था, जब तक वो कंप्लीटली एक्सीडेंटल नहीं था और हिस्ट्री में खत्म नहीं हो गया था। लॉस्ट मतलब खो नहीं गया था। व्हेन एवर, अनटिल, अनलेस या वेयर एवर। व्हेन एवर हो गया कब तक, अनटिल हो गया मतलब इस डेट तक, अनलेस मतलब तब तक, अब वेयर एवर कहीं भी। मतलब ये चीज तब तक थी जब तक ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा अनलेस। आपको आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ऐसा था अनलेस ऐसा नहीं था, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अनलेस। नेक्स्ट इज अ गुड एग्जाम्पल इज दिस ऑन द स्लाइड रिवर in South Wales, which in the second half of the 19th century, in the expectation that people would come to establish agriculture and a small port. अब नेक्स्ट उसने करा है कि गुड, उसने एक एग्जाम्पल दी है ऑन दिस रिवर इन दी साउथ वेल, विच मतलब हम बोलते हैं कि कौन सा, हैड बीन सर्वेड, इज सर्वेड, वॉज सर्वेड, हैड सर्वेड। अगर हम यहाँ पे हैड सर्वे की बात करें तो यहाँ पे डी भी आना चाहिए था, तो ये तो नहीं आएगा। वॉज सर्वेड भी आ सकता है, इज भी आ सकता है, हैड बिन भी आ सकता है, बट अब उसने बोला है कि मैं वो उस चीज का एग्जाम्पल बता रहा है। अब विच मतलब वो, कि वो ऐसा हो गया था, ऐसी हुई, इन दी सेकेंड पास्ट की बात करी है, ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करी है, इन द एक्सपेक्टेशन दैट पीपल वुड कम टू एस्टैब्लिश एग्रीकल्चर एंड अ स्मॉल पोर्ट।
बट नो वन केम, बट कोई नहीं आया. सो केम मतलब नहीं आया. सो कम केम, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वॉज सर्वेड. सो आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं. सो ये हमारे आंसर्स थे. सो लास्ट ब्लैंक करते हैं हम. The world atmosphere is forever on the move. The wind is air in motion. Sometime air moves slowly, giving a gentle breeze. कि जब हवा बहुत स्लोली मूव करती है तो वो फील होती है एज अ ब्रीज. एट अदर टाइम्स इट मूव्स रैपिडली क्रिएटिंग गेल्स एंड हुरिकेन्स. अगर वो बहुत तेज चल रही है देन इट विल क्रिएट गेल्स एंड हुरिकेन्स. एंड डैश fears the wind always start in the same way. और fears, सो अगर हम fears की बात करें तो उसका मीनिंग होता है भयानक, जो हम बोल सकते हैं खतरनाक. सो इस पे जो वर्ड आएगा और फियर्स मीन्स इसका ओपोजिट आएगा. फियर्स मतलब भयानक. सो यहाँ पे है हमारे पास जेंटल, माइल्ड, काइंड, काम. सो काइंड भी नहीं आएगा, काइंड शोइंग अ टाइप. काम मीन्स शांत. सो शांत वर्ड हम विंड के लिए नहीं यूज करेंगे. सो ये दोनों नहीं आएंगे. सो यू कैन गॉट कंफ्यूज बिटवीन माइल्ड एंड जेंटल, बट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ फियर्स देन इट्स dangerous. Then here is the correct option, gentle. Next is as the sun moves through the sky. जैसे ही sun हमारा sky के through move करता है, it heats up some parts of the sea. ये sea के कुछ parts को गर्म करता है and lands more than others. The air above these spots. अब वो कह रहा है कि जो air होती है इन spots के ऊपर is warmed. अब अगर जो एयर है तो वो क्या करती है, वार्म अप करती है. बिकम लाइटर देन द सराउंडिंग एयर. देन एयर अबव दीज स्पोर्ट्स इज वार्म. तो उसने बताया है वार्म मतलब गर्म. तो उस चीज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हॉट आएगा. लार्ज या स्मॉल का तो ऑप्शन ही नहीं है, बट हॉट और कूल में से कौन सा आएगा. अगर हम वार्म की बात कर रहे हैं, हीट अप की बात हो रही है, सो यहाँ पे हमारे पास वर्ड आएगा हॉट. नेक्स्ट इज एल्सवेयर कूल, जो ठंडी हवा होती है, सिंक्स बिकॉज इट इज डैश. लार्जर, कोल्डर, हैवियर या डीपर. अब अगर कोई चीज सिंक कर रही है, उसने बोला कि जो ठंडी हवा है उसके अलावा जो ठंडी हवा है वो सिंक करती है बिकॉज इट इज डैश. अब उसने बोला है कि विंड ब्लोज बिकॉज एयर स्क्वीज्ड आउट बाय सिंकिंग. अब यहाँ पे उसने ऑप्शन दी है कोल्ड एयर इज सक्ड इन अंडर राइजिंग वार्म एयर. सो यहाँ पे उसने बताया है कोल्ड एयर इज सक्ड. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, अगर हम कोल्ड एयर की बात करें, सो कोल्ड एयर क्यों प्रोड्यूस होगी एज अ हैवियर, बिकॉज इट इज हैवियर, नॉट कोल्डर. बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि कोल्ड एयर इज सक्ड है तो मैम यहाँ पे कोल्डर आएगा. नो, क्योंकि उसने बोला है लाइटर. यहाँ पे लाइटर वर्ड यूज हो रहा है, तो लाइटर वर्ड हमारा हीट के लिए यूज हुआ था, बट अगर हम कूल की बात करें तो वो किसके लिए यूज होगा, हैवियर के लिए. तो आपने इस अकॉर्डिंग उसका आंसर चूज करना है, नॉट लाइक दिस. तो थर्ड में आ गया हैवियर. नेक्स्ट इज cold air is sucked in under rising warm air. Winds will blow wherever there is a dash in air temperatures and pressure. So वो कह रहा है कि जो विंड है, जो हवा है, वो तभी ब्लो करती है अगर वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या है, डाइवर्जेंस है, डाइवर्सिटी है, डिस्क्रिपेंसी है या डिफरेंस है. तो हवा तभी ब्लो करेगी अगर टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होगा, डिफरेंस. नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका and France Mistral. Others are part of a huge circulation pattern that sends winds over the dash globe. Over the dash. अब the है तो noun आएगा. Whole globe, entire, all या total. टोटल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि टोटल वर्ड मोस्टली फिगर्स के लिए यूज करते हैं. ऑल ग्लोब भी हमारे पास कॉलोकेशन के लिए करेक्ट नहीं होगा. सो यू कैन गॉट कंफ्यूज्ड इन होल एंड एंटायर. सो एंटायर मीन्स एवरीथिंग. एंटायर हो गया सारा यूनिवर्स, और होल का मतलब हो गया कि अगर आप दो चीजों को ले रहे हो उनको जोड़ के कुछ बन रहा है, तो वहां पे हम यूज करते हैं होल वर्ड. बट यहाँ पे हमारे पास ग्लोब की बात हो रही है तो वहां पे हमारे पास क्या आएगा, एंटायर ग्लोब. सो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी.
और जो भी आपके डाउट्स हैं किसी भी सेक्शन को लेके, किसी भी मॉड्यूल के लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आपको क्लासेस की हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई नंबर इज गिवन इन द कैप्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स so that उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।